नमस्कार साथियों, मौलिक अधिकार पर चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा में आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने मैं वापस हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि जो पिछली क्लास थी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो आज हमारी क्लास होगी, जो पिछली क्लास थी उससे आगे का अनुच्छेद था। जो अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा है अनुच्छेद 21 पिछली क्लास में, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो अनुच्छेद 21, सबसे पहला अनुच्छेद 21 के अंदर एक बात और जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 21 में एक बात और जोड़ी गई थी और आप सबको पता, हम स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 उसी को पढ़ रहे हैं। अब देखिए अनुच्छेद 21 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अनुच्छेद 21 जिसके अंदर राज्य क्या है, जीने का अधिकार देता है। सबको कौन सा अधिकार देता है? जीने का अधिकार। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से या उसके द्वारा राज्य आपसे जीने के अधिकार से आपको क्या रख सकता है? वंचित रख सकता। और ये जो प्रक्रिया हमने कौन से देश के संविधान से ली है? तो जापान के संविधान से ली। अब देखो दोस्तों, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 21A में किसका उल्लेख है। तो अब देखो अनुच्छेद 21A जिसके अंदर शिक्षा का अधिकार, कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21A के अंदर है शिक्षा का अधिकार। जब मूल संविधान, अब देखो अनुच्छेद 21A जोड़ा, अनुच्छेद 21A, अब जो भी इस तरीके से उपधारा जोड़ी जाती है इसका मतलब जो संविधान में मूल रूप से था, यदि मूल रूप से होता तो अनुच्छेद 21 में होता। अब आगे जोड़ा अनुच्छेद 21A, इसका मतलब है जो शिक्षा का अधिकार था ये मूल संविधान में नहीं था। जब ये मूल संविधान में नहीं था तब ये कब जोड़ा गया था? तो ये जो अनुच्छेद 21A यानी कि शिक्षा का अधिकार है, ये आपको पता है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ था? 2002 में। इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अंदर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? 21A जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 21A जोड़ा गया था जिसमें किसका उल्लेख है? शिक्षा का अधिकार। अब देखो शिक्षा का अधिकार, और इसमें बात लिखी गई है कि 6 से 14 वर्ष, कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 21A जिसके अंदर शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, और शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया था। क्योंकि ये जो भी ब्रैकेट में जितने भी है, जैसे कि मान लो हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 51, तो अनुच्छेद 51 मूल संविधान में था। यदि अनुच्छेद 51 क कर दिया जाए तो ये बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? बाद में जोड़ा गया था। इसी तरीके से अनुच्छेद 21 है, ये तो मूल संविधान में था, लेकिन अनुच्छेद 21 के अंदर जो A जोड़ा गया था वो मूल रूप में नहीं था, यानी कि ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क, कौन सी? बिल्कुल फ्री और अनिवार्य
शिक्षा उपलब्ध करानी। ये किसकी जिम्मेदारी थी? राज्य की जिम्मेदारी। अब देखो ये जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 86वां संविधान संशोधन, अब इसके अंदर अनुच्छेद 21 ए के अंदर तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, लेकिन आपको पता है मौलिक कर्तव्य, कौन से? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य 51 अनुच्छेद 51 क में जिनका क्या है? उल्लेख है। अनुच्छेद 51 क। अब देखो क आ गया या अनुच्छेद 51 ए कह सकते हो। इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, सरदार शरण सिंह समिति के सिफारिश पर ये जोड़ा गया था। अब देखो 86वां संविधान संशोधन के अंदर मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 में है, उसके अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और कौन सा? ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो ये प्रावधान है, ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब इसके अंदर एक संशोधन तो हो गया शिक्षा के अधिकार से संबंध में, जिसको मौलिक अधिकार में जगह दी है अनुच्छेद 21 ए के अंदर, और दूसरा इसमें मौलिक कर्तव्य पे जोर दिया गया था कि सभी अभिभावकों का ये मौलिक कर्तव्य कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। ठीक है, किसमें? मौलिक कर्तव्य। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका या पूछ लिया जा सकता है 11वां मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि कई बार कर्तव्य पूछे जाते हैं। जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तब उनके एक के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो अनुच्छेद 51 के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। और ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। यदि आपसे पूछ ले अब वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं? 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। लेकिन आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो क्या बताओगे? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने देखो पढ़ा है कि अनुच्छेद 51 है तो मूल संविधान में था, इसके आगे धारा जोड़ दी 51 ए 51 क, तो इसका मतलब ये बाद में जोड़े। तो मूल संविधान का जब ये बात आई तो हम कौन सा 26 जनवरी 1950 इसी तारीख को याद रखते हैं कि मूल संविधान की बात आती है 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 51 था, लेकिन अनुच्छेद 51 क नहीं था। ठीक है, अब देखो 11 मौलिक कर्तव्य बात आ गई। अब देखो जब ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, इससे पहले भी संविधान में इनका उल्लेख था। जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का पहले भी उल्लेख था। अब इनका संविधान संशोधन से पहले इनका उल्लेख था, यानी कि पहले उल्लेख। अब देखो इनका जो पहले उल्लेख मिलता है, हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 45। कौन सा पढ़ा था? अनुच्छेद 45। और ये अनुच्छेद 45 किसमें आता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों में आता है कि राज्य जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा या प्रावधान करेगा। किसमें? अनुच्छेद 45 में संविधान संशोधन से पहले ये बात लिखी गई थी, लेकिन इसके बाद भी 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसे मौलिक अधिकार बना दिया। क्योंकि मान लो इसका उल्लेख संविधान में पहले था, लेकिन अब मान लो किसी को शिक्षा नहीं दी जा रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को या इसका जो बात है इसके यदि हनन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट या कहीं पर भी नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 37 के अंदर कि राज्य कानून बनाते समय
इन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको भी ध्यान में रखकर कानून बनाए। यदि इसको ध्यान में रखे तो अच्छी बात है, ना रखे तो राज्य के ऊपर ऐसा नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ नहीं जा सकते। तब सरकार ने 66 संविधान संशोधन 2002 किया और इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। इस अधिकार में अब हम कहां जा सकते, यदि हमारे शिक्षा का अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है तो हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आपको पता, हम आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार होगा उसमें भी ये सारी चर्चा वापस करें। ठीक है, तो याद रखना शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के, अब यहाँ पर ए, अगर आपको यहाँ पर क लिखो तो भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया था, 66 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 क के अंदर जो मौलिक कर्तव्य उल्लेख हैं, जिनमें कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और इस संशोधन से पहले भी संविधान में इसका उल्लेख था, तो उल्लेख कहाँ था, अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 45 किसके अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्व। और भाग पूछे तो भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भाग 4। इस बात का विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखिए इस सारी चीजों को। अब आप यदि उतारना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आराम से उतार लेना। अब देखिए अनुच्छेद 21 हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 22 में किनका उल्लेख है, अब देखो अनुच्छेद 22 अब मान लो आपको हिरासत में ले लिया, क्या कर लिया है, अनुच्छेद 20 हमने पढ़ा था, इससे अपराध हो जाए तो अपराध के संबंध में आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है उसके बारे में चर्चा की थी। अब देखो अनुच्छेद 22, अब अनुच्छेद 22 की धारा 1 में उल्लेख क्या किया गया। अनुच्छेद 22 की जो धारा है कि मान लो आपसे अपराध हो गया, आपको हिरासत में ले लिया, कहाँ ले लिया, हिरासत में ले लिया, तो हिरासत में लेने के बाद आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उसके संदर्भ में चर्चा। अनुच्छेद 20 में तो सिर्फ हमने वही चर्चा की थी, कौन सी, कि आपसे अपराध हो गया तो उस समय आपको कौन कौन सी बातें हैं संरक्षण में, वो आपको याद रखनी है, अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 22 आपको हिरासत में ले लिया, कहाँ ले लिया, हिरासत में ले लिया, तो उसके बारे में बात। अब देखो अनुच्छेद 22 की जो धारा 1 है उसके अंदर लिखा गया है कि आपको मान लो हिरासत में ले लिया तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। क्या करना होगा, आपको हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अनुच्छेद 22 की जो धारा 1 है उसके अंदर पहली बात, मान लो आपको पुलिस ने क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया, क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया, तो उस समय आपका यह अधिकार बनता है कि आप उनसे पूछो कि हमें किस जुर्म में अरेस्ट किया। ठीक है, तो क्योंकि हमें अनुच्छेद 22 की जो धारा 1 वो स्पष्ट रूप से हमें अधिकार देता है कि आपको यदि हिरासत में लिया गया है तो आपको हिरासत में लेने का कारण पूछना होगा कि मुझे हिरासत में किस कारण से लिया गया। ये बात अनुच्छेद 21 की धारा 1 बताता है। अब देखो इसी अनुच्छेद की धारा 1 में उल्लेख किया गया है कि अपने पसंद किसी व्यक्ति को, दूसरी इसमें जो बात दे रखी है, किसी
व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है। अब पहली बात, आपको हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, और दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति को मान लो हिरासत में ले लिया है तो वो क्या कर सकता है, उसको अधिकार है कि वो अपने पसंद के वकील को या उस वकील से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। क्योंकि अब देखो सबका अलग अलग व्यवसाय होता है, जैसे कि गिरफ्तार कर लिया हमें, तो हमें तो कानून के बारे में, धाराओं के बारे में पता है नहीं इतना कि कौन सी धारा किस वक्त, तो हम उस समय क्या कर सकते हैं, हमें अधिकार है, अनुच्छेद 21 की धारा 1 हमें अधिकार देता है कि हम अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। जो वकील किया जाता है आप लोगों को पता होगा, अनुच्छेद 21 की धारा 1 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 22 की धारा 1 में ये उल्लेख है। सबसे पहला कि आपको यदि मान लो हिरासत में ले लिया, सबसे पहले कारण पूछने का आपको अधिकार है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, जो मान लो किसी विलन को जब गिरफ्तार करने आते हैं तो वो एक पत्र लेकर आता है, आपको पता है कि मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है। क्या है? अरेस्ट वारंट है। तो जो ये अरेस्ट वारंट होता है, उस वारंट में सभी क्या लिखे गए, कारण लिखे गए, आपको इस फला फला कारण की वजह से आपको क्या किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। वो हमेशा पास रखती है कि आपको इस जुर्म के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो यानी कि अरेस्ट वारंट उनके साथ होता है। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि बिना पूछे आपको, ऐसा नहीं है कि हिरासत में ले लिया, बिना पूछे आपको ले लिया तो अवैध गिरफ्तारी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अवैध गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर अवैध गिरफ्तारी के दौरान कोई भी पुलिस अधिकारी पाया जाता है, उसको क्या किया, हाथों हाथ निलंबित कर दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि अवैध गिरफ्तारी कानून में उल्लेख नहीं है। फिर देखो अनुच्छेद 22 की जो धारा 2 है, उसमें ये लिखी गई बात है कि अपराधी व्यक्ति को, जो अपराधी व्यक्ति है, व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। अनुच्छेद 22 की धारा 2 में क्या लिखा गया है कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसने अपराध करे, तो उस अपराधी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष क्या करना होगा, पेश करना होगा। पेश कौन से? 24 घंटे के अंदर। अब देखो ये जो 24 घंटे का समय दिया गया, इसके अंदर मान लो कहीं पर, मान लो तमिलनाडु से किसी को पकड़ा है, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से किसी व्यक्ति को वहां से पकड़ा है पुलिस ने, और फिर मान लो आंध्र प्रदेश से पकड़कर वो जोधपुर ला रहे हैं। कहां ला रहे हैं? जोधपुर। तो वहां से आएंगे तो 24 घंटे का समय तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि जो आने व जाने में जो समय लगता है, जो आने का समय है, यानी कि किसी व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किया और उस समय वहां से लेकर रवाना हो गए, तो वो समय काउंट नहीं होगा। ये समय कौन सा? जेल में किसी व्यक्ति को रखा गया। कहां रखा गया है? जेल में रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कहां, नजदीकी जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष क्या करना होगा, पेश करना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, वही बात है, अवैध गिरफ्तारी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी?
अवैध गिरफ्तारी। और ऐसा पाए जाने पर जो थानाधिकारी वगैरह पुलिस अधिकारी होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना। अब ये 24 घंटे में कौन सा समय जो आने व जाने के दौरान जो समय लगा है वो इस 24 घंटे में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो समय होगा वो काउंट होगा। ठीक है, वही बात है आंध्र प्रदेश अभी बताया था आपको कि पकड़ के लाए, वहां से लेकर आएगा तो 24 घंटे हो जाएंगे। तो वो जो समय होगा वहां से शुरू होकर जो जोधपुर तक आए उनके बीच में जितना भी समय लगा वो इनके साथ में काउंट नहीं होगा। समझ गए? तो ये बात यहाँ पर आप याद रखना, 24 घंटे के अंदर आने व जाने का समय है ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, और देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 22 की धारा 3। अनुच्छेद 22 की धारा 3। अब 22 की धारा 3 में लिखा गया है कि जो ये उपबंध है यानी कि उपबंध 1 और उपबंध 2, ध्यान से समझना, ध्यान से इस बात को थोड़ा सा समझना कि अनुच्छेद 22 की जो धारा 3 है इसमें लिखा गया है कि उपबंध 1 और उपबंध 2 जो हमने अभी पढ़ा है, उपबंध 1 कौन सा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा और अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। और दूसरा उपबंध कि जो भी अपराधी व्यक्ति उसको 24 घंटे के भीतर जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश किया जाना। अब ये जो दोनों है उपबंध ये किन पर लागू नहीं होगा, निम्न पर लागू नहीं होगा, निम्न पर लागू नहीं होगा। अब किन किन पर ये लागू नहीं होगा तो इस बात को भी मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण आप ध्यान से समझना। ठीक है, वापस देखो अनुच्छेद 22 की जो धारा 3 वो ये कहती है कि उपबंध 1 और उपबंध 2 निम्न पर लागू नहीं होगा। अब किन पर लागू नहीं होगा तो सबसे पहला जो है कि जो शत्रु देश है, कौन सा देश, शत्रु देश के नागरिकों पर लागू नहीं होगा। ये जो अनुच्छेद 22 है ये किस पर लागू नहीं होगा, शत्रु देश का कोई भी व्यक्ति होगा उस पर लागू नहीं होगा। अब जैसे मान लो भारत का कोई एक शत्रु देश है, ठीक है, अब भारत का कोई शत्रु देश और वहां के किसी नागरिक ने कोई अपराध किया, उसको पकड़ लिया है, भारत में उसको क्या कर लिया है, पकड़ लिया गया, तो अब वो ये नहीं कहेगा कि मुझे हिरासत में क्यों लिया गया, मुझे कारण बताओ, क्योंकि इस पर संविधान में लिखा गया अनुच्छेद 22 की धारा 3 में कि शत्रु देश के नागरिकों को ये अनुच्छेद 22 के अंदर जो जितनी ये धारा है 1 और धारा 2 ये प्राप्त नहीं होगा। यानी कि एक तरीके से देखिए अनुच्छेद 22 पूरा प्राप्त नहीं होगा। किनको, शत्रु देश के नागरिक को, कोई शत्रु देश का नागरिक उसको भारत में उसने कोई अपराध किया उसको पकड़ लिया गया तो फिर उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं, फिर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे हिरासत में लेने का कारण बताओ। अगर वो कहेगा तो उस समय पुलिस बताने नहीं, वो जरूरी नहीं समझे क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और फिर उसको वो कहेगा कि मुझे तो मेरे पसंद के वकील से बात करनी, बुलाओ मेरे वकील को, तो उस समय उसको वकील करने की भी इजाजत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अनुच्छेद 22 की जो धारा 3 है वो स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है। फिर ऐसा वो कहेगा कि मुझे 24 घंटे से ज्यादा हो गया, आप मुझे न्यायालय में पेश नहीं कर रहे हो, तो नहीं कर सकते। 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका ये अधिकार है नहीं। तो फिर वो किस अधिकार से बोल रहा है कि मुझे हिरासत में लेने का कारण बताओ और मुझे अपने पसंद के वकील से बात करनी है या मुझे न्यायालय के समक्ष पेश करो। समझ गए बात कि ये जो दोनों उपबंध हैं, पहला तो जो शत्रु देश के नागरिक हैं उसको प्राप्त नहीं होंगे, और दूसरा जो इसमें दे रखा है कि निवारक विधि के द्वारा यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किस विधि के द्वारा, दूसरा लिखा गया है कि निवारक विधि के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको भी ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। वापस समझो
कि ये अधिकार किन किन को प्राप्त नहीं होगा। तो पहला है कि शत्रु देश का कोई नागरिक है तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा है कि निवारक विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको भी ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अब आप पूछोगे कि सर ये निवारक विधि किसे कहते हैं? देखो, निवारक विधि के द्वारा यदि मान लो देश की अखंडता या देश की संप्रभुता को खतरा हो, यानी कि देश के देखा जाए एक तरीके से यदि देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो, किसकी? देश की सुरक्षा को क्या हो? खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस प्रशासन है वो क्या करती है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि उससे देश से क्या, देश को उससे खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए वो क्या है? खतरा है। तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर जो सार्वजनिक रूप से शांति व्यवस्था है उस सार्वजनिक रूप से शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया तो कौन सी विधि होगी? निवारक विधि कहलाएगी। कौन सी विधि कहलाएगी? निवारक विधि कहलाएगी। वापस ध्यान से समझो, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को यदि जो व्यक्ति देश के लिए खतरा है, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है या देश की सुरक्षा के लिए वो व्यक्ति खतरा है, जैसे सार्वजनिक शांति व्यवस्था नहीं बनाए रखते, वो सार्वजनिक शांति व्यवस्था के लिए भी खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया इसके कारण बताना उसके लिए जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 22 की धारा 3 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि निवारक विधि के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको क्या नहीं है? ये अनुच्छेद 22 का जो धारा 1 है और धारा 2 है ये इसको प्राप्त नहीं हो। तो दोस्तों, आज की जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा? अनुच्छेद 21A पढ़ा था सबसे पहले, शिक्षा का अधिकार, जो 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था अनुच्छेद 22, यदि आपसे हिरासत में ले लिया जाए आपको तो फिर उसके बाद आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो उसके बारे में सबसे पहला कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि आपको किस वजह से हिरासत में लिया गया है। और दूसरा, इसी धारा 1 में इसका उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का क्या है? अधिकार है। और तीसरा कि अपराधी जिस व्यक्ति ने अपराध किया उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना होगा? पेश करना होगा। क्या करना होगा? पेश करना होगा। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 22 में। अब ये जो दोनों धाराएं ये किस किस को प्राप्त नहीं होगी? तो जो शत्रु देश के नागरिक हैं, ठीक है, मान लो भारत सरकार ने किसी देश को शत्रु देश घोषित कर दिया तो उस शत्रु देश को घोषित कर दिया, वहां के नागरिक, वहां का कोई नागरिक है जिसने भारत में अपराध कर लिया, उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको ये सारे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी मौलिक अधिकार है वो शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे, शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 15, 16, 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये 5 जो केवल और केवल जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त हैं। इनके अलावा जो भी सारे अधिकार वो नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी जो व्यक्ति है उनको भी प्राप्त हैं। लेकिन शत्रु देश का कोई भी नागरिक है तो शत्रु देश के नागरिक को ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस बात का आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो पहली कि शत्रु देश के नागरिक को ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, निवारक विधि, कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखो निवारक विधि, इसके द्वारा आप लोगों को पता होगा अधिकतम 3 माह तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। कितने? 3 माह तक। अब 3 माह जैसे पूरे होंगे तो एक सलाहकार बोर्ड आएगा और वो बोर्ड क्या होगा? कारणों को बताएगा। अब उस कारणों को बताएगा, उसके बाद इसकी जो निवारक विधि है उसको जो माह की तारीख है उसको बढ़ाया जा सकता है। अब जो सलाहकार बोर्ड होगा उस सलाहकार बोर्ड के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बैठते हैं
कौन बैठते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड के अंदर बैठते हैं। समझ गए? तो अधिकतम कितने माह तक? 3 माह तक की कैद की जा सकती है। कितने माह की? 3 माह की। तो आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो क्या करना है? आपको लाइक करना है और शेयर करना है, और हमें कमेंट करके बताना। यदि आपकी कोई समस्या हो पॉलिटी से संबंधित, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और यदि इनमें से आपको कोई चीज समझ ना है तो वो भी आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए आप 1-2 बार वीडियो देखना, फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी उन्हीं मौलिक अधिकार से, उन्हीं मौलिक अधिकारों को लेकर। उससे आगे जो आज हमने पढ़ा इससे आगे की चर्चा होगी। तब तक के लिए आप घर पर बैठे आराम से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करना। क्या करना है? मजबूत करना। धन्यवाद साथियों।